सक्सेस मंत्रा, वी शेप फ्यूचर। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन टुडेज द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस। सो आज के द हिंदू में कुछ खास है। वैसे आपको लग भी रहा होगी संडे और न्यूज़ एनालिसिस, साल का आखिरी दिन भी है, तो चलो एक दिन और सही। वैसे भी कल हिंदू एनालिसिस नहीं आएगा, तो आज ही हो जाता है। और जब तक आपको ये हिंदू एनालिसिस मिलेगा, आई गेस 9 PM तक, तो 3 घंटे बाद नया साल है। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल इन एडवांस। सो चलिए देखते हैं आज के द हिंदू में क्या है और हमारे मतलब की क्या बात है। वैसे अब चीज़ें बढ़ना शुरू हो गई हैं। मैंने 2-3 दिन से लगातार आई एम टेलिंग यू कि प्लीज़ कीप फोकस ऑन द टॉपिक्स। अभी तक जो टॉपिक्स हैं उनको वाइंड अप कर लो, नहीं तो ठंड के साथ साथ टॉपिक भी बढ़ जाएगा, राइट। चलिए तो देखते हैं। आज हमारे पास 4 अच्छे टॉपिक्स हैं, ऐसे टॉपिक जो मोस्ट प्रोबेबल एग्जाम टॉपिक्स जिनको कहा जाता है। पहला टॉपिक है सेंटर असम साइंस पीस पैक्ट विद द उल्फा फैक्शन। ठीक है, उल्फा फैक्शन के साथ पीस पैक्ट साइन किया है सेंटर असम ने, और इसको ट्राई पार्टी अग्रीमेंट भी कहा जा रहा है। तो क्या है ट्राई पार्टी, क्या है उल्फा, क्या है ये पीस टॉक्स? तो आपने न्यूज़पेपर तो पढ़ा होगा, बट एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इसके लिए हम बैठे हैं यहाँ पर आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है इंडियन नेवी अनवील्स द न्यू एपॉलिट्स फॉर एडमिरल्स। एक्चुअली इसका कॉन्टेक्स्ट कहीं ना कहीं लास्ट ईयर से लगा के देखा जा रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो लास्ट ईयर इंडियन नेवी का इंसिग्निया रिवील हुआ था नया, जो कि कहीं ना कहीं गुलामियत लाइक इंग्लिश, जो इंग्लैंड वाले जो छोड़ के गए थे इंडियन नेवी का इंसिग्निया, उसे चेंज किया गया, छत्रपति शिवाजी महाराज जी से रिजेंबल किया गया, और उसके बाद काफ़ी सारे चेंजेस किए गए। तो उसी के रिजेंबलेंस में ये भी चेंजेस है। ठीक है, तो देखेंगे क्या है। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और अनटच्ड टॉपिक होने वाला है। लोग छोड़ेंगे इस टॉपिक को, यार इसमें क्या ही है, पूछ देगा ना एग्जाम तो पता चलेगा क्या ही था। इंडिया हांगकांग बस्ट सिंथेटिक डायमंड ट्रेडिंग सिंडिकेट 8 हेल्ड। ये सिंथेटिक डायमंड काफी पुराना टॉपिक है, ये आज का है नहीं। ये लमसम फेब में भी जाके देखोगे ना तो आपको मिल जाएगा लैब ग्रोन डायमंड के नाम पे। ठीक है, कि लैब ग्रोन डायमंड क्या होता है, लोग उसको सस्ता में खरीदते हैं या बनाते हैं और बेचते 100 गुना ज्यादा दाम पे है। तो $1 मिलियन माफ करिएगा, $1 मिलियन का ये टोटल पूरा स्मगलिंग पकड़ा गया है। ठीक है, ये साल्टन सी है, अगेन लिथियम रिजर्व से रिलेटेड है। साल्टन सी आपको यूएस के कैलिफोर्निया में पड़ता है। तो क्या क्या आपके एग्जाम से रिलेटेड है, क्या क्या क्वेश्चन है, वो सभी हम इस एनालिसिस के थ्रू देखने की कोशिश करेंगे। इसमें आपको कुछ लोग दिख रहे होंगे, अमित शाह जी दिख रहे होंगे, और उनसे हाथ मिलाते एक आदमी और है जो कि करेंटली उल्फा फैक्शन को हेड कर रहे हैं। उल्फा फैक्शन का ऐसा ऑफिशियल कोई लीडर नहीं है, बट हाँ इस डेलीगेशन में उल्फा फैक्शन की तरफ से ये थे जिन्होंने रिप्रेजेंट किया और इस पीस टॉक को अंजाम दिया। खैर, इस पीस टॉक से रिलेटेड जितनी भी ऑल द डॉक्यूमेंट्स रिगार्डिंग दिस पीस टॉक इज नॉट इन पब्लिक डोमेन येट। वो जब भी पब्लिक डोमेन में आएगा न्यूज में पता चली जाएगा। वैसे गवर्नमेंट इतनी आसानी से निकालती नहीं है पब्लिक डोमेन में चीजें, टाइम लगता है आने में, बिकॉज बहुत सारे क्रिटिसिज्म है एंड इट इज अ इंटरनल सिक्योरिटी मैटर और एक बहुत सेंसिटिव इशू है। अच्छा, जिनको भी लग रहा हो कि ये उल्फा फैक्शन के साथ पीस टॉक नया है, नहीं, 2005 से पीस टॉक की प्रैक्टिस हो रही है, ट्राई किया गया है, सक्सेस उतना नहीं हो पा रहा था, और कुछ टॉक्स सक्सेस हुए भी हैं तो उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, उनको ठीक से अमल नहीं किया गया उन पीस टॉक्स पे। ठीक है, तो ये कुछ नई चीजें नहीं है, बस हाँ पीस टॉक नया था ये वाला, जिसको सक्सेस की तरफ ले जाया गया, बट ये कितना सक्सेसफुल होगा ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा, है ना। चलिए तो देखते हैं इस पीस टॉक में हमारे लिए क्या क्या है। यूनियन मिनिस्टर अफेयर्स थे द असम गवर्नमेंट एंड द प्रो टॉक्स फैक्शन ऑफ द उल्फा साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ स्टेटमेंट, दैट्स व्हाई इट इज अ ट्राइपार्टिट। 3 लोग हैं, असम गवर्नमेंट भी थी, सेंटर से आपको अमित शाह गए थे, और उल्फा फैक्शन के लीडर भी थे। उल्फा एंड असम स्ट्रगल के बारे में बात करें तो ये उल्फा बना था 1979 में। रेडिकल थिंकर्स थे, बेसिकली जो इंसर्जेंसीज होती थी बर्मा पे उस टाइम पे, जो आपका नॉर्थ ईस्ट वाला जो रीजन है उसमें इंसर्जेंसीज के कारण इन ग्रुप्स को बनाया गया। इट वाज रेडिकल ग्रुप एंड द एथनिक ग्रुप्स बेसिकली। ठीक है, अब इनको बनाया गया, इनकी आइडेंटिटी एंड रिसोर्सेज वो असमीज पॉपुलेशन के कंसर्न को लेकर के, ये जो बाहर से लोग आ रहे हैं ये कहीं ना कहीं हमारे एथनिसिटी को हार्म न कर दे। ठीक है, तो इसलिए ये उल्फा बना, एक रेडिकल थिंकर्स का ग्रुप था, इंडिजिनियस ग्रुप था, वहीं के लोगों का ग्रुप था 1979 में। इसको फॉर्म किया गया था बाय परेश बरुआ के द्वारा ड्यूरिंग द एंटी फॉरेनर्स मूवमेंट। एंटी फॉरेनर्स का मतलब क्या हुआ, वही इंसर्जेंट्स जो बाहर से इंडिया आए थे या असम आए थे, टू बी प्रिसाइज, जो बर्मा के लोग इंडिया में एंटर कर रहे थे, उन्हीं को यहाँ पर फॉरेनर कहा गया है। और इसी फॉरेनर्स के अगेंस्ट
एंटी फॉरेनर्स मूवमेंट चलाया गया और उस मूवमेंट के लीडर थे परेश बरुआ। परेश बरुआ जो कि उल्फा फैक्शन जिन्होंने फॉर्म किया 1979 में और उसके लीडर भी बने पहले, ठीक है। और इसको बहुत वेरियस फैक्शंस में बना, बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, उल्फा मिल जाएगा एंड देयर आर सो मेनी फैक्शंस रिगार्डिंग दिस। तो हर किसी टुकड़ी से पीस टॉक्स हमारी सरकार की चलती रहती है। कल्चरल एंड इकोनॉमिक शिफ्ट देखा गया, इन्फ्लक्स के कारण जो भी माइग्रेंट्स आए, क्यों आए, तो भाई असम का जो टी पॉपुलेशन है, कोल ऑयल इकोनॉमी, ठीक है, कंपाउंडेड बाय द पार्टीशन रिफ्यूजी इन्फ्लक्स, जिसके कारण इंसर्जेंसीज देखी गई असम में। देखो इंसर्जेंसीज वही होंगी जहां पर रिसोर्सेज मिलेंगे। आप कहाँ जाओगे जहां पर आपको रिसोर्सेज मिलेगा। जैसे आप कॉलेज चुनते हो तो आप उन्हीं कॉलेजेस को चुनोगे ना जहाँ पर आपको बेनिफिट होगा कि एकेडमिक्स अच्छा है, यहाँ के फैकल्टीज अच्छे हैं, यहाँ का रिसर्च ओरिएंटेशन प्रोग्राम बहुत अच्छा है, यहाँ का मूड कोर्ट अच्छा है, यहाँ का प्लेसमेंट अच्छा है, या यहाँ का आपको जो स्टूडेंट्स आते हैं, डायमेंशन ऑफ स्टूडेंट्स बहुत अच्छे हैं, उनको आप चुनते हो। वैसे यहाँ पर ये इंसर्जेंट्स इसीलिए हुए बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक क्राइसिस इन देयर रीजन एंड इकोनॉमिक सरप्लस इन आवर रीजन, ठीक है। और इसी सरप्लस को वो हार्म ना कर दे, इसलिए वहाँ के लोगों ने, स्पेशली परेश बरुआ ने एंटी फॉरेनर्स मूवमेंट चलाया। इस मूवमेंट में उन्होंने ग्रुप का फॉर्मेशन किया, दैट वाज उल्फा, ठीक है। और उल्फा जो है वो कब बना, 1979 में। तो ये तो थोड़ी थोड़ी बातें आपको याद रखनी है इसमें, ठीक है। उसके बाद असम अकॉर्ड भी आया 1985 में, जिसने रिजॉल्व करना सोचा कि फॉरेनर्स के इशू को, बट उस उतने बड़े कंसर्न को सॉर्ट आउट नहीं कर पाया, उतना बड़ा कंसर्न नहीं दिया गया। इसमें बेसिकली आप आसू अकॉर्ड भी पढ़ोगे। आसू अकॉर्ड इज बेसिकली असम स्टूडेंट्स यूनियन अकॉर्ड, ठीक है, उसी को असम अकॉर्ड भी बोला जाता है। तो इसके रिगार्डिंग वो भी है, लेकिन वो एड्रेस नहीं कर पाया उतने मास को। उसके बाद अभी जो पीस एग्रीमेंट साइन हुआ 29 दिसंबर को बाई असम चीफ मिनिस्टर हिमंता बिश्वा शर्मा, असम के चीफ मिनिस्टर। याद रखिएगा इन तीनों नाम को, पूछा जा सकता है इन स्ट्राई पार्टी में कौन से 3 लोग थे। ये वन लाइनर एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन बन सकता है। तो सबसे पहले आपको असम के चीफ मिनिस्टर साहब का नाम याद रखना है, हिमंता बिश्वा शर्मा। उसके बाद आपको अमित शाह जी का नाम याद रखना है, यूनियन होम मिनिस्टर हैं। और उल्फा फैक्शन की तरफ से थे अरबिंदा राजखोवा, वो जो भाई साहब हाथ मिला रहे थे अमित शाह जी से, वो यही हैं अरबिंदा राजखोवा, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑनररी सेक्रेटरी अजय कुमार भल्ला। अजय कुमार भल्ला जी हैं, ये ऑनररी होम सेक्रेटरी, ठीक है, ये होम सेक्रेटरी थे, अभी हैं अजय कुमार भल्ला साहब। इन्होंने ही उस पीस को लाइक ही एक्टेड एज अ मीडिएटर उस बिटवीन द उल्फा एंड द गवर्नमेंट। उसके बाद गवर्नमेंट की तरफ से थे आपको अमित शाह जी, असम की गवर्नमेंट की तरफ से थे हिमंता बिश्वा शर्मा जी, और उल्फा की तरफ से थे अरबिंदा राजखोवा, ठीक है। तो इन तीनों के बीच में फाइनली ये पीस अकॉर्ड हुआ। पीस में एग्जैक्टली होता क्या है, तो पीस में ये लोग आपस में बातें करते हैं कि हाँ हम अब वेपन्स नहीं उठाएंगे और अब हमें जो लोगों के विकास या फिर वहाँ में जो वायलेंस होता है उसको नहीं करेंगे। तो इन सब चीज़ों से रिलेटेड है, दिस इज द पीस अग्रीमेंट। तो इसके लिए आप इतना ही कर लीजिए, डेट इज मोर देन एनफ कि उल्फा फैक्शन के लीडर कौन थे, करेंटली किसने इसको लीड किया। 1979 में फॉर्मेशन हुआ और फिर उसके बाद 2005 ऑनवर्ड्स भी बहुत सारे मतलब चीज़ें हुई, 2005 में हुई, 2011 में हुई और फाइनली अभी हो रहा है। तो जितना आपके जानने के लिए था डेट इज एनफ। हाँ, आगे कोई और अपडेट आता है तो वी विल बी देयर विद अ न्यू काइंड ऑफ अपडेट, एंड आई एम श्योर कि जनवरी में हम एक बार फिर पढ़ेंगे इसको उल्फा फैक्शन को, क्योंकि कुछ ना कुछ द हिंदू में एडिटोरियल या रिलेटेड बातें या टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में रिलेटेड बातें आएंगी। आज तो आज ही जाना चाहिए था, बट क्योंकि आज संडे है और संडे को हिंदू साइंस पेज को डेडिकेट करता है, तो साइंस पेज में वैसे भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, ठीक है, तो उनको देखिए। और रिलेटेड बातें जो यहाँ है उल्फा की, वो अगर आगे आएंगी तो वी विल डील इट आउट। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारा, इंडियन नेवी अनवेल्स न्यू एपॉलेट्स फॉर द एडमिरल्स। ये न्यू एपॉलेट्स रिलीज हुए हैं आफ्टर द ब्रिटिश नेवल फोर्सेस की, जो ब्रिटिश नेवल फोर्सेस का जो ट्रेडिशन था उसको हमने पोस्ट इंडिपेंडेंस भी काफ़ी यूज़ किया, बट अब ये नया एडमिरल एमोलेट्स रिलीज हुआ है। अब एपॉलेट्स सॉरी जो एपॉलेट्स रिलीज हुए हैं उसमें रियर एडमिरल का ये रहा साइन। अब इसमें कर क्या रहे हैं तो ये गोल्डन और ये 2 साइन, ये ऑक्टागन साइन, ये सब यूज़ कर रहे हैं। सर्ज रियर एडमिरल, एडमिरल वाइस एडमिरल एंड सर्ज वाइस एडमिरल, इन सब के ये नए एपॉलेट्स रिलीज किए गए। अब ये अपने रैंक्स को इस तरीके से पहनेंगे। ये था लास्ट ईयर इंसिग्निया को अपडेट किया गया था, पहले ये नहीं था, पहले ब्रिटिशर्स का सिंबल यूज किया जाता था। अब ये ऑक्टागोनल शामनो वरुणा जिसके बीच में लिखा हुआ है वरुण। आपको बता दें अगर पूछे आपसे एग्जामिनर कि वरुण देव वैदिक पीरियड में किस गॉड को डेडिकेटेड था, तो गॉड ऑफ वाटर्स को कहा जाता था, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा, वरुण मतलब पानी होता है। अब आगे आए तो फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर ने 4 दिसंबर को नेवी डे था, और नेवी डे कहाँ मनाया गया तो सिंधुदुर्ग में,
ठीक है। सिंधुदुर्ग में जब ये मनाया गया तो उन्होंने एपॉलिट्स नए डिजाइन के अनवील किए, जिसमें ऑक्टागन और न्यू डिजाइन जो कि छत्रपति शिवाजी का जो लास्ट ईयर डिजाइन रिलीज किया गया था उसी के बेसिस पे है, ठीक है। अब कहीं ना कहीं ये नेवी ने भी ये कहा कि इट इज अ ट्रू रिफ्लेक्शन ऑफ आवर रिच मैरिन टाइम हेरिटेज एंड रिट्रिएट्स द रिजॉल्व टू डू अवे विद द गुलामी की मानसिकता, कि गुलामी की मानसिकता से परे होकर के हम एक नए एपॉलिट्स रिलीज कर रहे हैं। और इसको अनवील किया था पहली बार मोदी जी ने एट सिंधुदुर्ग 4 दिसंबर विच इज सेलिब्रेटेड एज अ नेवी डे, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को याद रखिए, थोड़ा सा काम आएंगी चीज़ें। नेवी को रीनेम भी किया गया, इन रैंक्स को ब्रिटिश नॉमेनक्लेचर को चेंज किया गया। और इसमें जो किया गया तो 2 अलग अलग बातें हैं जिन्होंने ट्विटर पे मतलब इसको शेयर भी किया गया नेवी के द्वारा। क्या बातें हैं? एडॉप्शन ऑफ न्यू डिजाइन रीअफर्म्स आवर कमिटमेंट टू 2 पिलर्स ऑफ पंचप्राण। अगर आप पंचप्राण पढ़िए मोदी जी का, जरूर पढ़िएगा पंचप्राण। इन्होंने अपने इंडिपेंडेंस डे के स्पीच में बोला था पंचप्राण, ठीक है। पंचप्राण इज अ इंपॉर्टेंट थिंग, रीड अबाउट पंचप्राण, इट्स माय रिक्वेस्ट टू यू ऑल। पंचप्राण में 2 बातें, एक थी विरासत पर गर्व और दूसरा है गुलामी की मानसिकता से मुक्ति। तो ये 2 जो पंचप्राण है, पंचप्राण मतलब 5 इन्होंने प्रण लिए थे बेसिकली। तो पंचप्राण में ये 2 पंचप्राण है, उसमें है विरासत पर गौरव और गुलामी की मानसिकता। आपसे पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन द पंचप्रण। पंचप्रण मतलब संकल्प काइंड ऑफ थिंग, और ओथ आप कह सकते हो इंग्लिश में। और ये 2 पिलर्स ऑफ पंचप्रण यहाँ पर अभी दर्शाए गए हैं जो कि इंडियन नेवी ने भी कहीं ना कहीं अडॉप्ट किया है अपने सिंबल्स और रैंक्स में, ठीक है। विरासत पर गर्व और गुलामी की मानसिकता से आजादी या मुक्ति। उसके बाद डिजाइन में क्या क्या इंक्लूड किया गया है, तो एक गोल्डन नेवी बटन ऊपर में, ऑक्टागन रिप्रेजेंटिंग द 8 कार्डिनल डायरेक्शंस, स्वॉर्ड एम्फेसाइजिंग नेवीज राइजन डेट एंड टेलीस्कोप सिंबलाइजिंग द लॉन्ग टर्म विजन। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपसे पूछा जा सकता है। गोल्डन नेवी बटन, द एपोलॉट्स कमेंसेस विद द डिस्टिंक्टिव गोल्डन नेवी बटन, जिसका सिंबलाइज है कमिटमेंट टू एक्सेलेंस, गोल्डन इज द एक्सेलेंस। ऑक्टागोनल कोर, ये पास्ट प्रेजेंट मॉडर्निटी ये सबको दर्शाता है ये ऑक्टागोनल कोर, ये लास्ट ईयर शिवाजी से वाले से ही लिया गया था। क्रॉसवर्ड स्वॉर्ड और टेलीस्कोप जो विजन को दर्शाता है। रैंक इंडिकेटर्स जिसमें ये बताता है कि विजुअल रिप्रेजेंटेशन हायरार्की का, भाई कैप्टन कौन, सार्जेंट कौन, इस तरीके से दर्शाया जाता है कैप्टन रैंक्स को। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा पता रखिए। सिम्बायोसिस या एमएच सेट आपसे पूछ सकता है, अगर सीयूईटी भी पूछे तो डेट्स नॉट अ बिग थिंग। नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। इंडिया हांगकांग बस्ट द सिंथेटिक डायमंड ट्रेडिंग सिंडिकेट। ये $1 मिलियन का सिंडिकेट बस्ट हुआ है जिसमें 8 लोगों को पकड़ा है, कुछ इंडियंस भी हैं इसमें। बट इसमें हमें जानने की जरूरत है कि ये एग्जैक्टली सिंथेटिक डायमंड होता क्या है और लैब ग्रोन डायमंड्स क्या होते हैं, या फिर किन सब चीज़ों से बनता है। अच्छा, सिंथेटिक डायमंड से मेरा आपके लिए क्वेश्चन है, अभी रिसेंटली एक कंट्री ने ओपेक को छोड़ा है, ठीक है, इट्स एन अफ्रीकन कंट्री। और ओपेक कौन सा क्रूड ऑयल बनाता है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए, देखें कितना याद है आपने, ठीक है, कितना आपकी पढ़ाई हो रही है। सिंथेटिक डायमंड इज डिफाइंड एज ये लैब ग्रोन डायमंड होता है जिसकी कहीं ना कहीं सेम फिजिकल एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज होती है एज अ नेचुरल डायमंड, बट नेचुरल डायमंड होता है, उसको पहचानना सबके बस की बात नहीं है, तभी कहते हैं हीरे की पहचान केवल जौहरी को ही होती है, ठीक है। चलिए LGDs की बात करें, विच इज द लैब ग्रोन डायमंड्स, द डिफरेंट प्रोसेसेस कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस लैब ग्रोन डायमंड। इसमें क्या होता है, बेसिकली हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे आपको ट्रीट किया जाता है एलिमेंट्स को, जिससे ये लीस्ट एक्सपेंसिव टेक्निक का यूज करके कम पैसों में बनाया जाता है और ज्यादा पैसों में ये बेचना चाह रहे थे बाय दिस रैकेट। This process requires very large presses that can exert pressure up to 7.3 into 10 की पावर 5, ठीक है, PSI का प्रेशर लगता है, जो कि एटलीस्ट 1500 डिग्री सेल्सियस पे ये टेम्परेचर किया जाता है। ग्रेफाइट को एज अ डायमंड सीड यूज किया जाता है। ये होता है ना, किसी चीज को ही आप डायमंड बनाओगे तो ग्रेफाइट को यूज किया जाता है। ग्रेफाइट को यूज करके ये लैब ग्रोन डायमंड्स बनाते हैं और उसको मार्केट में एज अ रियल डायमंड बेचने की कोशिश की जा रही है। अदर मेथड्स कौन कौन से हैं, केमिकल वेपर डिपोजिशन एंड एक्सप्लोसिव क्रिएशन विच प्रोड्यूसेस डिटोनेशन नैनो डायमंड्स एज दे आर नोन। इनको नैनो डायमंड्स भी कहा जाता है, जो केमिकल वेपर डिपोजिशन के तरीके से बनते हैं। नेक्स्ट है हमारा, जो इंडियन कस्टम्स ने भाई ये ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग था, हांगकांग में बेस्ड है। $65 मिलियन वाज लॉन्डर्ड बाय द सिंडिकेट थ्रू इंपोर्ट ऑफ चीप सिंथेटिक डायमंड्स फॉल्सली डिक्लेयर्ड एज अ नेचुरल डायमंड्स। ये बेसिकली वही करते हैं कि भाई लैब ग्रोन डायमंड्स को नेचुरल डायमंड्स का नाम देकर के बेचते हैं, ठीक है। आप सोना पहचान जाओगे, हीरा पहचानना बहुत मुश्किल होता है, या तो आप प्रॉपर ट्रेंड होनी चाहिए हीरा पहचानने के लिए, तभी आप पहचान सकते हो कि इट्स अ रियल डायमंड और नॉट, ठीक है। पहले ये चीज़ एडी के साथ भी होता था, अमेरिकन डायमंड। लोग जानते होंगे एडी क्या होता है, जो आप नग यूज़ करते हो या चूड़ियों में, लहठियों में, या फिर बहुत सारे रिंग्स में भी यूज़ होता है,
अमेरिकन डायमंड, ठीक है, अमेरिकन डायमंड इज अ फेक डायमंड। चलिए नेक्स्ट आते हैं, तो डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू ने भी कहा भाई स्पेशल इकोनॉमिक जोन इन इंडिया यूज किया जा रहा था, ये रेमिटिंग फॉरेन करेंसी, और कहीं ना कहीं फॉरेन करेंसी का भी मामला है ये, और ओवर वैल्यूड है, 100 टाइम्स ज़्यादा यूज ये प्राइस ले रहे हैं लोगों से इसको मतलब इम्पोर्ट करने के लिए। The DIR has also detected some instances for real diamonds being imported, replaced with synthetic diamonds and smuggled outside the SEZ। इसमें बस रियल डायमंड्स जाता है, उसको रिप्लेस करते हैं सिंथेटिक डायमंड्स और बेच देते हैं मार्केट में, और वैसे लोगों को बनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं साल्टन सी। अच्छा, साल्टन सी में मैंने दो चीज़ें डाली क्योंकि यहाँ पे लिथियम रिजर्व की बात हो रही है, तो पहले हम लिथियम रिजर्व पे हम बात करना चाहेंगे आपसे। लिथियम रिजर्व क्या है बेसिकली, देखो अभी रिसेंटली इंडिया ने अर्जेंटीना से एग्रीमेंट्स किया है, ये लिथियम से रिलेटेड। पहले न्यूज़ तो ये है जो मैंने इसमें नहीं डाला, बट इस इमेज के थ्रू आई ट्राई टू आंसर इट हियर। अगर हम बात करें चिली की, तो चिली सबसे बड़ा रिजर्व है लिथियम का, सबसे बड़ा रिजर्व है लिथियम का। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है लिथियम का। जरूरी नहीं कि आपके पास जिसका रिजर्व भी हो आप उसके प्रोड्यूसर भी हो, आपके पास टेक्निक भी तो होनी चाहिए उसको रिजर्व को निकालने की, तो डेट इज हियर। यूएस ने क्लेम किया है कि साल्टन सी में प्रूव हुआ है कि वहां पर वर्ल्ड का सबसे बड़ा लिथियम डिपॉजिट है, ठीक है। ये रही साल्टन सी, कैलिफोर्निया में है, यहाँ पे अलामो और न्यू रिवर निकलती है जो कि मेक्सिको में जाती है सीधा। आप बस ये याद रखो कि साल्टन सी बेसिकली है कहाँ पे, कैलिफोर्निया यूएस में, और इसकी जो सैलिनिटी है वो नॉर्मल सी सैलिनिटी से बहुत ज़्यादा है। नॉर्मल सी की सैलिनिटी जो होती है, सी की सैलिनिटी का मतलब है कितना खारा है वो समुद्र, ठीक है। नॉर्मल सी की सैलिनिटी होती है 35 पार्ट्स पर ट्रिलियन, ठीक है, 35 पीपीटी है नॉर्मल सी की सैलिनिटी। लेकिन सी साल्टन सी की देखते हैं अभी कितनी है सैलिनिटी इसमें। चलो, तो यूएस डिपार्टमेंट ने यही कहा है कि भाई कोलोराडो डेजर्ट और ये शैलो सैलाइन लेक है जो कि कोलोराडो डेजर्ट के पास है, और ये 45 पार्ट्स पर 1000, सॉरी नॉट ट्रिलियन, इट्स पार्ट पर 1000 पीपीटी जो होती है, दैट इज द अमाउंट ऑफ सैलिनिटी को चेक करने के लिए किसी भी सी में कि कितनी सैलिनिटी होगी इसकी, पार्ट्स पर 1000, जो कि नॉर्मल सी की होती है 35 पार्ट्स पर 1000 और साल्टन सी की है 45 पर 1000, ठीक है। फार एक्सीड्स दैट ऑफ सी वाटर, सी वाटर की सैलिनिटी बहुत कम होती है इन कंपैरिजन टू दिस, 10 का डिफरेंस है, 10 पीपीटी का डिफरेंस, दैट इज अ लॉट, ठीक है। यही साल्टन सी के बारे में। नेक्स्ट आपके लिए क्वेश्चन है, व्हाट नॉट टू बी मिस्ड, कुछ नहीं है, आप न्यू ईयर भी है भाई, यू डिजर्व टू सेलिब्रेट, ठीक है। अच्छे से सेलिब्रेट करो, बट थोड़ा ये ध्यान में रख के करना कि आगे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, विच अमेरिकन स्टेट बार्ड डोनाल्ड ट्रम्प्स नेम फ्रॉम द इलेक्शन बैलेट साइटिंग अ वायलेशन ऑफ द इंसरेक्शन क्लॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? इट इज कोलोराडो इज द आंसर, आपने पढ़ा होगा अभी। नेक्स्ट इज ऑन विच डे इज इंटरनेशनल डे फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज? 3 दिसंबर, ये नहीं पता है तो प्रॉब्लम है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज बॉर्डर्स निकारागुआ? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज बॉर्डर्स निकारागुआ, बताइए। हॉन्डुरास इज द आंसर। यहीं पर अभी बेसिकली वो डंकी मूवी अगर आपने देखी होगी तो आज द हिंदू ने निकाला भी है कि वो डंकीज कुछ करोड़ दे करके वो लोग जा रहे थे, बट उनको फ्रांस में पकड़ लिया गया है भाई इलीगली। वेयर वॉज द नेवी डे सेलिब्रेटेड? इस सिंधुदुर्ग, राइट, अभी आपने पढ़ा है ये चीज। तो ये थे आज के 4 क्वेश्चंस एंड द टॉपिक्स दैट वी हैव डेल्ट टुडे। सो प्लीज ट्राई टू एक्यूमुलेट ऑल द थिंग्स टू एज सुन एज पॉसिबल, क्योंकि आपका मार्च ऑनवर्ड्स एग्जाम का सेशन फिर से स्टार्ट हो जाएगा। और जिनका भी क्लैट एलिट में प्रॉब्लम आया अभी वो मत आने दो, 1.5-2 महीना बचा है, थोड़ा सीरियस होकर मेहनत कर लो, हो जाएगी, राइट। थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।